जय हिंद दोस्तों। अब आज हम रिकॉर्ड करेंगे बिहार स्पेशल के क्लास नोट्स, ठीक है। और क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 हमने पहले ही कर लिया था, तो अब हमारा रह गया है क्लास नंबर 3, 4, 5, 6, 7, ठीक। तो देखते हैं अभी क्लास नंबर 3 और 4 तो हम कर लेंगे, ठीक है। दो क्लास करके रिकॉर्ड करेंगे। और जब इस ऑडियो नोट्स को सुनने का टाइम होगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है ना, उसको 2 बार रिपीट कर देंगे, ठीक है ना। समझाएंगे नहीं, 2 बार रिपीट कर देंगे, उससे टाइम बच जाएगा। लेकिन जब भी हमें इसको सुनना है, ठीक है ना, तो सावधानी पूर्वक सुनना है। ऐसा नहीं कि आप कोई काम कर रहे हैं, काम करते हुए तो आप सुन सकते ही हैं, लेकिन उसके बाद भी आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप इसको ध्यान से सुनें, ठीक है ना, ध्यान से। और ज़्यादा स्पीड ना बढ़ाएं, 1.5x की स्पीड भी अगर आप सुनेंगे तो ठीक रहेगा। और ठीक है, ध्यान से सुनिए। और लगता है कि हाँ कुछ, और साथ में कुछ कॉपी वॉपी लेके बैठिए, ठीक है ना, तब सुनिए इसको। तब लगता है हाँ कुछ इंपॉर्टेंट लगा तो उसको शॉर्ट नोट्स में ऐड करिए फिर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्लास नंबर 3, ठीक है। बस हाँ, तो बिहार के, अच्छा, क्लास नंबर 3 में हम क्या देख रहे हैं, बिहार की ज्योग्राफी स्टार्ट करिए हमने, ठीक है ना। क्लास नंबर बिहार, हाँ नहीं, बिहार ज्योग्राफी क्लास नंबर 2 से स्टार्ट हो गई थी। अभी क्या देख रहे हैं हम, बिहार की भूगर्भिक संरचना, ठीक है। बिहार में कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं उसको देख रहे हैं हम। तो बिहार में 4 तरह की चट्टानें मिलती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी? धारवार, विंध्यन, टर्शियरी और क्वाटरनरी, ठीक है। रिपीट करेंगे इसको, धारवार, विंध्यन, टर्शियरी, क्वाटरनरी। धारवार, विंध्यन, टर्शियरी, क्वाटरनरी, ठीक है। धारवार, विंध्यन, टर्शियरी, क्वाटरनरी। ये 4 जो है, देखो, धवी धवी तक, धवी तक क्या है, धवी तक, धवी तक, धवी तक, ठीक है। धवी तक, धवी तक, ये क्या है, याद रहेगा। ध से धारवार, वी से विंध्यन, ट से टर्शियरी और क से क्वाटरनरी, ठीक है। तो सबसे पहले तो आर्कियन चट्टान आई थी, लेकिन आर्कियन क्रम की चट्टानें जो है वो बिहार में नहीं मिलती, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, उनका जो अपरदन हुआ, ठीक है ना, अपरदन से फिर निक्षेपण हुआ, उसके बाद जो बना उसको कहते हैं धारवाड़ चट्टान, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, धारवाड़ चट्टान कहते हैं। और धारवाड़ क्रम की चट्टान जो है वो 4.6 अरब, अच्छा ठीक है, धारवाड़। अब धारवाड़ क्रम की चट्टानें तभी बन गई थी, ये आर्कियन और धारवाड़ क्रम, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय ही बनी थी, और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी 4.6 अरब वर्ष, ठीक है, 4.6 अरब साल पहले हुई थी। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो इसमें क्या लिखा है, यह पृथ्वी का पहला अवसादी चट्टान है जिसका निर्माण आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण के जमाव से हुआ है, ठीक है। तो क्या अवसादी चट्टान है, और पृथ्वी का पहला अवसादी चट्टान है, आर्कियन के अपरदन निक्षेपण से बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये बिहार के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, जैसे कि नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका, ठीक है। कहाँ? तो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ठीक है, जैसे कि नवादा, ठीक है, कहाँ, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका, ठीक है। 4 जिले याद रखने हैं, नवादा से लेकर मुंगेर, जमुई, बांका, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका, नवादा, मुंगेर, जमुई, बांका, ठीक है। ये 4 रहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑडियो नोट जो है, जहाँ हमें लग रहा है कि हाँ कुछ याद करना है तो उसको रिपीट करेंगे, ठीक है ना। सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ देंगे, उसको याद करेंगे, ठीक है। डिस्कशन चल रहा है तो डिस्कशन में हमें क्या करना है, याद करना है। याद करने में टाइम दे सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लग रहा है कि हाँ पढ़ा हुआ है तो उसको बार बार नहीं एलेबोरेट करेंगे, ठीक है। जैसे हमें पता है कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, तो उसको बार बार नहीं करेंगे, उसको एक बार अच्छे से पढ़ेंगे, 1 या 2 बार पढ़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या है, हाँ, इनमें अत्यधिक रूपांतरण हो चुका है, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में क्या हो रखा है, बहुत ज़्यादा रूपांतरण हो चुका है, ठीक है। ये सिस्ट, क्वार्टजाइट, पाइलाइट, नीस, ग्रेनाइट आदि रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वार्टजाइट, पाइलाइट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, पाइलाइट, नीस, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, पाइलाइट, ग्रीस और ग्रेनाइट, इन रूपों में पाए जाते हैं, ठीक है। सिस्ट, क्वार्टजाइट, पाइलाइट, नीस, ग्रेनाइट, ठीक है। अब क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टान। तो विंध्यन क्रम की चट्टान जो है ये किधर पाई जाती है, दक्षिण की तरफ, दक्षिण पश्चिमी भाग में पाई जाती है। देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। तो 1 अरब से 60 करोड़ वर्ष पूर्व, ठीक है ना, 1 अरब से 60 करोड़ वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ, और इनका विस्तार जो है कैमूर श्रेणी में मिलता है, ठीक है ना। इनका विस्तार कहाँ मिलता है, तो कैमूर श्रेणी में। कहाँ पर? कैमूर श्रेणी में विंध्यन क्रम की चट्टानों का विस्तार मिलता है। इनमें चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू पत्थर ये पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बालू पत्थर, ठीक है। किसमें? विंध्यन क्रम की चट्टानें पाए जाते हैं, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बालू पत्थर, ठीक है। अब क्या है, टर्शियरी क्रम की चट्टान, टर्शियरी क्रम की चट्टान, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी, विंध्यन, धारवाड़ देख लिया और विंध्यन देख लिया। अब देख रहे हैं टर्शियरी। तो इसमें क्या है,
3 पॉइंट लिखे हैं, पहले समझते हैं, तीनों को पढ़ लेंगे, ठीक है। 6 से 7 करोड़ वर्ष पहले इनका 6 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के निर्माण के समय बनी है, ठीक है। तो टर्शियरी कब बनी है? हिमालय के निर्माण के समय, ठीक है। कब? 6 से 7 अरब वर्ष पहले, 6 से 7 करोड़ साल पहले बनी है, ठीक है। हिमालय के निर्माण के समय बनी है, ठीक है। ये हिमालय के शिवालिक वाले भाग पर यानी कि पश्चिमी चंपारण में पाए जाते हैं। टर्शियरी क्रम की चट्टान कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण जो क्षेत्र है, ठीक है ना, कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण क्षेत्र में, यानी कि जो हिमालय का जो शिवालिक वाला क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है टर्शियरी क्रम की चट्टान। फिर क्या है? इसमें बालू पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। तो क्या क्या पाए जाते हैं इसमें? बालू पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका। बालू पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका। बालू पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट, चीका, ये सब ये चारों किसमें मिलते हैं? तो ये चारों मिलते हैं टर्शियरी क्रम की चट्टान में, ठीक है ना। किसमें? टर्शियरी क्रम की चट्टानों में मिलते हैं। तो क्या है? बालू पत्थर, चूना पत्थर, कांग्लोमरेट और चीका, ठीक है। अब क्या है? क्वाटरनरी चट्टान, ठीक है। क्वाटरनरी चट्टान के बारे में है। तो 10 लाख वर्ष पूर्व इनका निर्माण हुआ, ठीक है। क्वाटरनरी चट्टान का निर्माण कब हुआ था? 10 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। और इस क्षेत्र में अधिकतर जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर, खादर, तराई ये सब मिलते हैं, ठीक है। कहाँ पर? क्वाटरनरी चट्टानों में, ठीक है। तो क्वाटरनरी चट्टान कब बने? 10 लाख साल पहले बने हैं। और क्वाटरनरी चट्टानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। क्वाटरनरी चट्टानों में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार मिलता है, ठीक है। जैसे कि बालू, बजरी, बालू पत्थर, ये सब। तो हमने क्या देखा? अच्छा, बिहार का जो भूगर्भीय संरचना है, चट्टानें, वो हमने देख लिया, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बारे में पूरा समझ लिया। फिर क्या है? विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ लिया। फिर टर्शियरी क्रम की चट्टानों के बारे में पढ़ लिया। फिर क्वाटरनरी चट्टानों के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? सुनेंगे ध्यान से, ठीक है ना। 3 बार 4 बार कम से कम सुनना है, उसके बाद ही फिर बात आगे बढ़ेगी। अब देख रहे हैं बिहार की नदियाँ, ठीक है। बिहार की नदियाँ, तो क्या देख रहे हैं? उत्तरी बिहार की, ठीक है ना। उत्तरी बिहार की जो नदियाँ हैं उसको देख रहे हैं। तो घाघरा, ठीक है। कौन सी नदी? घाघरा। उत्तर बिहार में जो सबसे इम्पोर्टेंट उत्तर बिहार में जो नदियाँ पड़ती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहली नदी जो है उसको कहते हैं घाघरा कहते हैं। घाघरा का मतलब क्या हुआ? सरयू, ठीक है। घाघरा सरयू एक ही बात है। तो घाघरा नदी जो है वो नेपाल से निकलकर गोपालगंज जिले में प्रवेश करती है और छपरा में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। कहाँ से? नेपाल से। और कहाँ पर? बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में गोपालगंज, ठीक है ना। बिहार में गोपालगंज से प्रवेश करती है, ठीक है। घाघरा जो है वो बिहार में गोपालगंज से प्रवेश करती है और छपरा में गंगा से मिल जाती है, ठीक है ना। कहाँ पे मिलती है? गंगा में छपरा से मिल जाती है, ठीक है ना। गंगा में कहाँ से मिलती है? तो छपरा से गंगा में मिलती है सरयू नदी, ठीक है। और बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है? तो गोपालगंज से करती है। नेक्स्ट क्या है? गंडक के बारे में। तो पढ़ते हैं क्या लिखा है पहले, ठीक है। तो गंडक के बारे में है। पहले हमने क्या देखा? ठीक है। अब क्या है? गंडक नदी के बारे में, ठीक है। तो गंडक नदी के बारे में क्या क्या लिखा है इसको देखते हैं पहले। यह तिब्बत से निकलती है और नेपाल से होते हुए त्रिवेणी के पास बिहार में प्रवेश करती है। यह बिहार यूपी की सीमा बनाती है और सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो गंडक नदी के बारे में हमें याद क्या रखना है? तो याद यही रखना है कि कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है, ठीक है। और फिर नेपाल से होते हुए त्रिवेणी के पास बिहार में प्रवेश करती है। तो बिहार में कहाँ से प्रवेश करती है? तो बिहार में करती है ये त्रिवेणी से, ठीक है ना। पश्चिमी चंपारण में त्रिवेणी नहर है, तो त्रिवेणी के पास से ये बिहार में प्रवेश करती है, ठीक है ना। कौन सी नदी? गंडक नदी। फिर क्या है? यह बिहार यूपी, ठीक है। तो बिहार यूपी की जो बॉर्डर बनाने वाली, बिहार और यूपी की बॉर्डर बनाने वाली नदी कौन सी है? तो ये है अपनी गंडक नदी, ठीक है ना। यानी कि गंडक नदी बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। फिर क्या है? सोनपुर के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो गंडक नदी बिहार में कहाँ मिलती है? सोनपुर के पास, ठीक है ना। कहाँ पर? सोनपुर। गंडक नदी सोनपुर के पास बिहार में मिल जाती है। फिर है अपना बूढ़ी गंडक, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक के बारे में क्या क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं पहले। यह सोमेश्वर पहाड़ी से निकलती है और खगड़िया में गंगा से मिल जाती है, ठीक है। तो बूढ़ी गंडक कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है सोमेश्वर पहाड़ी से, ठीक है ना। कहाँ से? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है। और गंगा में कब मिलती है? तो खगड़िया के पास, ठीक है ना। कहाँ पर? खगड़िया। गंगा में खगड़िया से मिल जाती है बूढ़ी गंडक, ठीक है। फिर क्या है? बागमती। तो बागमती के बारे में क्या लिखा है? यह नेपाल के शिवपुरी पहाड़ी से निकलकर बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है और
बतला घाट के पास कोसी में मिल जाती है। ठीक है, तो बागमती के बारे में क्या ध्यान रखना है कि कहाँ से निकलती है, नेपाल में शिवपुरी पहाड़ी, ठीक है, नेपाल में है शिवपुरी पहाड़ी, तो वहाँ से निकलती है, ठीक है ना, नेपाल के शिवपुरी पहाड़ी से निकलती है अपनी बागमती नदी। ठीक है, और फिर ये बिहार के सीतामढ़ी जिले में अच्छा सीतामढ़ी से बिहार में प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, तो बिहार में प्रवेश कहाँ से कर रही है, सीतामढ़ी से। ठीक है, और फिर बदला घाट के पास कोसी में मिल जाती है। ठीक है, तो कोसी में, ठीक है, अब ये अच्छा बागमती नदी किसकी सहायक नदी है, तो बागमती नदी कोसी की सहायक नदी है और कोसी से मिलती है बदला घाट के पास। ठीक है ना, कहाँ पर, सीतापुर के पास है, अच्छा सॉरी हाँ बदला घाट के पास क्या करती है, ये कोसी में मिल जाती है। ठीक है, फिर आती है कमला। तो कमला के बारे में क्या लिखा है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलकर मधुबनी में बिहार में प्रवेश करती है और फिर बदला घाट के पास बागमती में मिल जाती है। तो कमला नदी कहाँ से निकलती है, तो कमला नदी निकलती है नेपाल के महाभारत श्रेणी से। ठीक है ना, कहाँ से, नेपाल के महाभारत श्रेणी से कमला नदी निकलती है और फिर ये मधुबनी, ठीक है ना, कहाँ पर, बिहार के मधुबनी, ठीक है ना, मधुबनी से बिहार में प्रवेश करती है और फिर किसे मिलती है, कोसी में मिलती है। ठीक है ना, कोसी में मिलती है कहाँ पर, सॉरी बागमती, ठीक है ना, बागमती में मिलती है कहाँ पर, बदला घाट के पास। ठीक है, अभी हमने क्या देखा था, बागमती जो है वो खुद कोसी मिल जाती है और कमला जो है वो आकर बागमती में मिलती है। ठीक है, अब क्या है कोसी नदी। तो कोसी नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है हमें, कोसी नदी को हम क्या कहते हैं, बिहार का शोक कहते हैं। ठीक है ना, तो बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है, अच्छा नेपाल में 7 धाराएं मिलकर सप्तकोशी का निर्माण करती है। यह बिहार में सुपौल में प्रवेश करती है और कटिहार में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, तो नेपाल में 7 धाराएं हैं। ठीक है ना, नेपाल में 7 धाराएं मिलकर क्या बनाती है, सप्तकोशी नदी बनाती है। ठीक है, 7 धाराएं मिलकर सप्तकोशी बनाती है और ये सप्तकोशी जो है यानी कि कोसी, ये कहाँ, बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है, सुपौल से। ठीक है, कहाँ से, सुपौल से प्रवेश करती है और फिर गंगा में कहाँ से मिल जाती है, तो ये मिलती है गंगा में कटिहार के पास। ठीक है ना, कहाँ पर, कटिहार के पास गंगा में मिल जाती है। ठीक है, फिर क्या है, कोसी नदी 250 सालों में 112 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जा चुकी है अपना मार्ग परिवर्तित करके। ठीक है, तो कोसी नदी जो है वो 250 सालों में कितना, 112 किलोमीटर, ठीक है ना, 250 सालों में 112 किलोमीटर पश्चिम की तरफ जा चुकी है। अब आता है महानंदा। तो ठीक है, आज हमें क्या जब सुनना है, ठीक है ना, तो सुनने टाइम क्या रखना है कि स्पीड जिसकी ज़्यादा नहीं बढ़ानी, स्पीड नॉर्मल रखनी है और साथ साथ बोलना है। ठीक है ना, 2 बार 3 बार बोल के रिकॉर्ड करना है। अगर मैं अभी 2-3 बार बोलूँगा तो फिर ऑडियो थोड़ा लंबा खिंच जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या करेंगे हम, ज़्यादा हम इसमें नहीं करेंगे, लेकिन आप जब सुनेंगे तब इसको मन ही मन क्या करें, इसको आप 3 बार 4 बार बोलें। क्या है, महानंदा। ठीक है, महानंदा के बारे में क्या है, यह सिक्किम से निकलकर किशनगंज में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल के नवाबगंज में गंगा से मिल जाती है। मंची इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब महानंदा के बारे में क्या याद रखना है, निकलती कहाँ से है, सिक्किम से। ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, सिक्किम से निकलती है। बिहार में प्रवेश कहाँ से करती है महानंदा, तो किशनगंज से प्रवेश करती है। ठीक है, और फिर गंगा में कहाँ मिलती है, तो पश्चिम बंगाल के नवाबगंज से। ठीक है ना, पश्चिम बंगाल के नवाबगंज से ये गंगा में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी, ठीक है ना, महानंदा की सहायक नदी कौन सी है, मंची। ठीक है ना, महानंदा की सहायक नदी है मंची नदी। ठीक है, अब देखते हैं हाँ दक्षिणी बिहार की नदियाँ। ठीक है ना, हमने क्या देखा, उत्तरी बिहार में कौन कौन सी आ गई अपनी, महानंदा, कोसी, कमला, बागमती, बूढ़ी गंडक, गंडक और घाघरा। ठीक है, कितने हो गए, नॉर्थ बिहार में हो गए 1 2 3 4 5 6 7 नदी। ठीक है ना, नॉर्थ बिहार में हो गए 7 नदी। एक बार नाम रिपीट करेंगे इसका, घाघरा, ठीक है ना, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, ये काम करते हैं 4 करके याद ही कर लेते हैं इसको। ठीक है ना, उत्तर बिहार की नदी कौन कौन सी है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती। ठीक है, ये क्या है, 4 नदी नॉर्थ बिहार की है और 3 और हैं। ठीक है, 3 कौन कौन सी हैं, तो कमला, कोसी, महानंदा, कमला, कोसी, महानंदा, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, फिर आता है कमला, कोसी, महानंदा, कमला, कोसी, महानंदा। ठीक है, तो ये 7 नदियाँ क्या है, नॉर्थ बिहार की है। अब देखेंगे हम दक्षिणी बिहार की नदियाँ। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, अब देख रहे हैं दक्षिणी बिहार की नदियाँ। तो दक्षिणी बिहार की नदी में क्या है, अच्छा हाँ पहले देखते हैं नदी कौन कौन सी है, तो कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किउल, अजय। ठीक है, तो 6 नदियाँ हैं, 3 करके याद करेंगे, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, कर्मनासा, सोन, पुनपुन। ठीक है, ये 3 नदी है और सेकंड 3 नदी कौन है,
तो फल्गु क्यूल अजय, फल्गु क्यूल अजय, फल्गु क्यूल अजय, फल्गु क्यूल अजय, ठीक है ना, फल्गु क्यूल अजय, फल्गु क्यूल अजय, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ठीक है। ये 6 नदियां हो गई बिहार की, दक्षिणी बिहार की, ठीक है। तो और क्या रह गया था हमारा इसमें, तो अभी देखें कर्मनासा नदी के बारे में, ठीक है। कर्मनासा नदी क्या बोलती है, कर्मनासा नदी के बारे में क्या ध्यान रखना है हमें, ये बिहार और यूपी, ठीक है ना, कहाँ पर है, बिहार और यूपी की सीमा पर लगती है, ठीक है ना। कर्मनासा नदी कहाँ लग रही है, बिहार और यूपी की सीमा, बिहार और यूपी की सीमा, ठीक है ना, बिहार और यूपी की सीमा। एक हमने देखा था घाघरा नदी, ठीक है ना, और दूसरा क्या है, और दूसरा क्या है, कर्मनासा नदी, ठीक है। कर्मनासा भी जो है वो बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। फिर क्या लिखा है, यह कैमूर पहाड़ी से निकलकर चौसा बक्सर में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो कहाँ से मिलती है, कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, और फिर ठीक है ना, कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, और फिर बिहार में जो बक्सर है, ठीक है ना, बक्सर में एक जगह है चौसा, तो चौसा में फिर ये क्या करती है, गंगा में मिल जाती है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ी से हाँ ठीक है कैमूर की पहाड़ी से प्रवेश करती है बिहार में। फिर क्या लिखा है, दुर्गावती इसकी सहायक नदी है, इसी पर दुर्गावती जलाशय का निर्माण किया गया है। बांध का नाम क्या है, करमचट बांध, ठीक है। इसको समझते, इसको याद करेंगे। इसके अच्छा ठीक है, कर्मनासा की सहायक नदी का नाम क्या है, दुर्गावती, ठीक है ना। कर्मनासा की सहायक नदी का नाम है दुर्गावती। कर्मनासा की सहायक नदी कौन सी है, दुर्गावती, 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 ठीक है। अब दुर्गावती के बारे में क्या ध्यान रखना है, दुर्गावती नदी पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, ठीक है। किसका, जलाशय, ठीक है ना, एक जलाशय का निर्माण किया गया है, और एक बांध बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस बांध का नाम क्या है, करमचट बांध, क्या है, करमचट बांध, करमचट बांध, करमचट बांध, ठीक है। ठीक है। अब है सोन नदी, ठीक है, तो पढ़ेंगे और फिर समझेंगे। तो सोन नदी छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलकर पटना में मनेर के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो कहाँ से निकलती है, छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से निकलती है, और फिर कहाँ मिलती है, पटना में मनेर के पास गंगा में मिलती है, ठीक है ना। गंगा में कहाँ मिलती है, पटना के मनेर, ठीक है ना, पटना में मनेर के पास गंगा से मिल जाती है सोन नदी, ठीक है। निकलती कहाँ से है, तो छत्तीसगढ़ के अमरकंटक से। फिर क्या है, यह सोन नदी जो है वो कैमूर की पहाड़ियों के समानांतर बहती है, ठीक है ना, किसके, कैमूर पहाड़ी के। फिर क्या है, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल, ये तीनों क्या है, इसकी सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी हैं, ठीक है। तो सोन नदी की तीन प्रमुख सहायक नदी हैं, कौन कौन सी, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल, ठीक है। तो क्या था, कहाँ रह गए तुम लोग, एक मिनट वेट करिएगा, PDF ओपन होने में टाइम लगेगा थोड़ा। क्लास बिहार स्पेशल, क्लास नंबर 3, हाँ हाँ। तो हमने क्या देखा, सोन नदी, ठीक है। हाँ, तो सोन नदी की जो है तीन सहायक नदी है, कौन कौन सी, रिहंद, कन्हार और उत्तरी कोयल, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, रिहंद, कन्हार, उत्तरी कोयल, ठीक है। अब क्या है, पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी जो है वो झारखंड के पलामू जिले से निकलती है, ठीक है, और फिर फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है, और मोरहर दरगाह इसकी सहायक नदी है, ठीक है। भोरहर और दरगाह इसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो पुनपुन के बारे में याद क्या रखना है हमें, कहाँ से निकलती है, पलामू से, ठीक है ना, झारखंड के पलामू जिले से निकलती है। कहाँ से, झारखंड का पलामू, झारखंड के पलामू, झारखंड का पलामू, ठीक है, वहाँ से निकलती है। और अब क्या है, हाँ, गंगा में कहाँ से मिलती है, ठीक है, गंगा में कहाँ से मिलती है ये, तो फतुहा के पास, ठीक है ना, गंगा में मिलती है फतुहा के पास, फतुहा 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 फतुहा, ठीक है, फतुहा के पास गंगा में मिल जाती है। और फिर क्या है, अच्छा, पुनपुन की सहायक नदी तो 2 है, कौन कौन सा, भोरहर और दरगाह, ठीक है ना, भोरहर दरगाह, भोरहर दरगाह, ठीक है। अब आते हैं फाल्गु नदी, ठीक है ना। तो फाल्गु नदी के बारे में क्या याद रखना है हमें, लीलाजन यानी कि निरंजना और मोहना नदी मिलकर फाल्गु नदी के रूप में बहती है, आगे जाकर पुनपुन नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो फाल्गु नदी बनती कैसे है, फाल्गु नदी का निर्माण कैसे हुआ है, तो 2 नदियों, ठीक है ना, 2 जलधाराओं के मिश्रण से, ठीक है ना, 2 जलधाराओं के मिलने से फाल्गु नदी का निर्माण हुआ है। तो 2 जलधारा कौन कौन सी है, पहला है मोहना, दूसरा लीलाजन, ठीक है ना, मोहना लीलाजन, मोहना लीलाजन, मोहना लीलाजन, ठीक है। अच्छा, अब याद क्या रखना है, लीलाजन को क्या कहते हैं, निरंजना कहते हैं, ठीक है। निरंजना नदी को ही कहते हैं लीलाजन, ठीक है ना, निरंजना लीलाजन, निरंजना लीलाजन, निरंजना लीलाजन, ठीक है। फिर क्या है, हाँ, अच्छा, फल्गु नदी किससे में मिल जाती है, तो फल्गु नदी मिल जाती है पुनपुन में, ठीक है ना, फल्गु नदी मिल जाती है पुनपुन में, और पुनपुन जो है
पुनपुन कहाँ से निकलती है? झारखंड के पलामू से निकलती है, ठीक है। अब क्या है? क्यूल नदी, ठीक है। तो क्यूल नदी झारखंड के गिरिडीह से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से निकलती है? झारखंड के गिरिडीह से निकलती है और फिर मेदिनी चौकी के पास गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो क्यूल नदी के बारे में दो बातें याद रखनी है। पहला क्या है कि ये निकलती कहाँ से है? तो झारखंड के गिरिडीह से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से? झारखंड के गिरिडीह से, गिरिडीह, ठीक है। झारखंड के गिरिडीह से निकलती है और फिर गंगा में कहाँ से मिलती है? तो गंगा में मिलती है ये मेदिनी चौकी, ठीक है ना। कहाँ पर? मेदिनी चौकी, ठीक है। गंगा के पास मिलती है गंगा मेदिनी चौकी, गंगा मेदिनी चौकी, ठीक है। अब क्या है? अजय। तो अजय नदी जो है इसके बारे में देखते हैं। तो ये जमुई जिले से निकलती है, ठीक है ना। कहाँ से? जमुई जिले से निकलती है और फिर पश्चिम बंगाल में हुगली में मिल जाती है, ठीक है ना। पश्चिम बंगाल में हुगली के पास क्या करती है ये? हुगली नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। कौन सी? अजय नदी निकलती कहाँ से? जमुई जिले से, ठीक है। अब आता है नदी घाटी परियोजना, ठीक है। क्या है नदी घाटी परियोजना? इसको समझते हैं। तो हाँ, सोन नदी घाटी परियोजना, इसके बारे में समझते हैं। तो ये सोन नदी पर है। 1874 में डेहरी के पास बांध बनाकर पश्चिमी और पूर्वी नहर निकाला गया, जिससे भोजपुर और मगध प्रदेश में सिंचाई की जाती है। 1968 में इसे बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया और इंद्रपुरी के पास एक बैराज बनाया गया। फिर क्या है? वारुण नामक स्थान पर जल विद्युत ग्रह बनाया गया। अच्छा, अब इसको याद करेंगे, ठीक है। तो सोन नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है, ठीक है ना। किस पर? सोन नदी पर है। और फिर हाँ, अच्छा, डेहरी के पास कब बांध बनाया गया, ठीक है ना। सोन नदी में जब सोन नदी परियोजना बनाई जा रही थी तो ठीक है, कब बना? सोन घाटी परियोजना कब बना? 1874, ठीक है। तो 1874 में कैसे बना? तो डेहरी के पास, ठीक है ना। डेहरी के पास एक बांध बनाया गया, ठीक है। और बांध बनाकर पश्चिमी और पूर्व की तरफ क्या किया? नहर निकाल दिया गया। इससे क्या हुआ? इससे दो प्रदेश में सिंचाई की व्यवस्था चालू हो गई। पहला था भोजपुर और दूसरा था मगध प्रदेश, ठीक है ना। भोजपुर मगध प्रदेश, ठीक है। तो भोजपुर और मगध प्रदेश में सोन घाटी परियोजना के कारण सिंचाई हो पाती है, ठीक है। फिर क्या है? बना था 1874 में, लेकिन इसको बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया था 1968 में, ठीक है ना। कब बनाया गया था? 1968 यानी कि 100 में से आप 6 साल कम कर लीजिए। 100 में से 6, हाँ, 68, 2, 4, हाँ, तो 94 साल के बाद क्या है? इसको क्या बनाया गया? यानी कि 1968 में इसको बहुउद्देशीय परियोजना बनाया गया और एक बैराज बनाया गया, ठीक है ना। बैराज कहाँ पर बनाया गया था? इंद्रपुरी के पास, ठीक है ना। इंद्रपुरी के पास एक बैराज बनाया गया था। फिर क्या है? वारुण नामक स्थान पर जल विद्युत ग्रह बनाया गया, ठीक है ना। कहाँ पर? वारुण नाम का एक जगह है, वहां पर क्या किया गया? वहां पर जल विद्युत ग्रह बनाया गया, ठीक है ना। कहाँ पर? वारुण नाम की जगह पर जल विद्युत ग्रह बनाया गया था, ठीक है। अब क्या लिखा है आगे? गंडक परियोजना, ठीक है ना। क्या है? गंडक परियोजना के बारे में है। तो इसके बारे में अगर पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। यूपी, बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। कौन सी? गंडक परियोजना। फिर क्या है? भैंसा लोटन के पास बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। फिर क्या है? इस जलाशय से पश्चिम और पूर्व में नहरें निकाली गई। फिर वाल्मीकि नगर में एक जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, इसको याद करेंगे। तो गंडक परियोजना जो है, ठीक है ना, कौन सी? गंडक परियोजना यूपी और बिहार, ठीक है ना। यूपी, बिहार और नेपाल तीनों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है ना। तो गंडक परियोजना संयुक्त परियोजना है तीन क्षेत्रों की, यूपी, बिहार, नेपाल, ठीक है। तीनों की संयुक्त परियोजना है। फिर क्या है? भैंसा लोटन के पास बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय का निर्माण किया गया। तो एक जलाशय बनाया गया, ठीक है ना। कौन सा? जिसका नाम था वाल्मीकि जलाशय, ठीक है ना। क्या बनाया गया? वाल्मीकि जलाशय बनाया गया, ठीक है ना। क्या चीज? वाल्मीकि जलाशय, ठीक है। तो वाल्मीकि जलाशय बनाया गया और फिर हाँ, वाल्मीकि जलाशय जो बनाया गया, तो हाँ, वाल्मीकि जलाशय बनाने के बाद क्या हुआ? अच्छा, वाल्मीकि जलाशय जो बनाया गया तो कैसे बनाया गया? एक बांध बनाया गया, ठीक है ना। बांध कौन सा? भैंसा लोटन, ठीक है। भैंसा लोटन के पास एक बांध बनाकर वाल्मीकि जलाशय बनाया गया और इस जलाशय से पश्चिम और पूर्व की तरफ नहरें निकाली गई, ठीक है। अच्छा, अभी जो वाल्मीकि नगर है, यहीं पर बनाया गया वाल्मीकि जलाशय और इसी वाल्मीकि नगर में एक जल विद्युत केंद्र बनाया गया, ठीक है ना। क्या बनाया गया? जल विद्युत केंद्र बनाया गया था, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा? क्लास नंबर हमारा 3 हो गया। अब देख रहे हैं क्लास नंबर 4 के बारे में। तो ये भी काफी बड़ा टॉपिक है।
क्लास तुम्हारे सारे बढ़ ही थे, 1.5 घंटे की क्लासेस थी। हम उसको ऑडियो नोट्स के थ्रू 20 मिनट में कवर कर रहे हैं, 20 या 25 मिनट में कवर कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। हाँ, हमने क्या देखा था, सोन घाटी परियोजना, गंडक परियोजना, अब देख रहे हैं कोसी परियोजना, ठीक है। तो कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। हनुमान नगर के पास बांध बनाकर पश्चिम और पूर्व में नहर निकाले गए, कटैया नाम के स्थान पर जल विद्युत गृह बनाया गया, ठीक है। तो कोसी परियोजना के बारे में याद करेंगे अब। तो ये बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। किसकी? बिहार नेपाल, बिहार नेपाल, बिहार नेपाल। कोसी परियोजना बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। फिर क्या है, हनुमान नगर के पास बांध बनाकर पश्चिम और पूर्व में नहर निकाले गए, ठीक है। कहाँ से? हनुमान नगर के पास बांध बनाकर, कहाँ पर? हनुमान नगर, ठीक है ना। बांध कहाँ पर बनाया गया? तो कोसी परियोजना में बांध बनाया गया था हनुमान नगर के पास, ठीक है। और फिर पश्चिम और पूर्व में नहर निकाल दिया गया। फिर क्या है यहाँ पर, ठीक है, कोसी परियोजना के थ्रू कटैया नाम की जगह पर, ठीक है ना। कहाँ पर? कटैया, कटैया। तो कोसी परियोजना के थ्रू कटैया नाम की जगह पर एक जल विद्युत केंद्र बनाया गया, ठीक है। अब क्या बचता है? दुर्गावती जलाशय परियोजना। इसके बारे में कुछ खास नहीं है, बस इतना याद रखना है कि कर्मनाशा नदी की सहायक नदी दुर्गावती पर, ठीक है ना। अच्छा, दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है वो किस नदी पर बनाया गया? तो दुर्गावती नदी पर बनाया गया, ठीक है ना। किस पर? दुर्गावती, 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 दुर्गावती जलाशय परियोजना जो है वो बनाया गया था दुर्गावती पर, जो कि कर्मनाशा की सहायक नदी है, ठीक है ना। दुर्गावती क्या है? कर्मनाशा की सहायक नदी है। फिर क्या है, ये कौन कौन से जिले में पड़ती है? तो कैमूर और रोहतास में, ठीक है ना। कैमूर, रोहतास, कैमूर, रोहतास, कैमूर, रोहतास, कैमूर, रोहतास। तो कैमूर और रोहतास जिले में ये पड़ती है, ठीक है। अब आते हैं अपना बागमती परियोजना, ठीक है ना। कौन सी? बागमती परियोजना पड़ती है। तो बागमती परियोजना के बारे में ध्यान क्या रखना है हमें? तो ये बागमती नदी पर है, ठीक है ना। बागमती परियोजना जो है वो बागमती नदी पर है। और फिर 3 क्षेत्र में पड़ता है, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण। सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण, ठीक है। इन तीनों क्षेत्रों में क्या पड़ता है? ये बागमती परियोजना पड़ती है, ठीक है। अब क्या है, ऊपरी, ठीक है ना। ऊपरी क्यूल परियोजना, ऊपरी क्यूल परियोजना, ऊपरी क्यूल परियोजना, ऊपरी क्यूल परियोजना। तो ऊपरी क्यूल परियोजना जो है वो किसमें है? वो क्यूल नदी पर है और मुंगेर और लखीसराय में, ठीक है ना। कौन सी नदी पर है? क्यूल नदी पर है। कौन सी नदी पर? क्यूल नदी पर। और क्षेत्र कौन सा पड़ गया? तो मुंगेर, लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय, मुंगेर और लखीसराय, मुंगेर और लखीसराय, मुंगेर, लखीसराय, ठीक है। मुंगेर और लखीसराय में है अपना ऊपरी क्यूल परियोजना, ठीक है। फिर क्या है, बड़नार परियोजना, ठीक है ना। कौन सी परियोजना? बड़नार परियोजना। ये कहाँ पर है? तो बड़नार परियोजना है जमुई जिले में, ठीक है ना। बड़नार परियोजना है जमुई जिले में, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, एक है इंपॉर्टेंट, कोसी मेची लिंक परियोजना, ठीक है। क्या चीज है? कोसी मेची लिंक परियोजना, कोसी मेची लिंक परियोजना, ठीक है। तो इसके बारे में हमें याद क्या रखना है कोसी मेची लिंक परियोजना में, कि कोसी नदी के अधिशेष, ठीक है ना, 5, हाँ, कोसी नदी के अवशेष जल को महानंदा की सहायक नदी मेची से मिलाने की परियोजना है, ठीक है। और ये क्या है, 117 किलोमीटर का नहर बनाया जाएगा, ठीक है। इसको याद करेंगे। कोसी मेची लिंक परियोजना जो है ये क्या है, कोसी नदी का जो जल है, ठीक है ना, उसको किससे मिलाएंगे? मेची में मिलाएंगे, ठीक है ना। कोसी के अधिशेष जल को मेची नदी में मिला देंगे, इसे ही कहते हैं कोसी मेची लिंक परियोजना। और मेची जो है वो महानंदा की सहायक नदी है, ठीक है ना। मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है, ठीक है। ठीक है, तो हम देख रहे थे क्या, 1 मिनट वेट करिएगा, बार बार ये क्लास, हाँ, बिहार क्लास 4 देख रहे थे हम। हाँ, तो हमने क्या देख लिया था, जितनी परियोजना थी वो सारी देख ली थी। अब क्या रह गया, बिहार में जलप्रपात, ठीक है। बिहार में जलप्रपात जो है उसको देख लेते हैं, लेकिन पहले एक बार क्या करते हैं, नाम कवर करते हैं, ठीक है। सोन नदी परियोजना, फिर गंडक नदी परियोजना, फिर काशी नदी परियोजना, और फिर आता है दुर्गावती जलाशय परियोजना, फिर 5वें नंबर पे आता है बागमती परियोजना, 6ठे नंबर पे आता है उत्तरी क्यूल परियोजना, और फिर 7वें नंबर पे आता है बरनार परियोजना, ठीक है, बरनार परियोजना। अब देखते हैं बिहार में जलप्रपात, ठीक है। बिहार में जलप्रपात देखते हैं, तो टोटल 9 है, ठीक है। तो पहला क्या है, ककालत जलप्रपात, ठीक है ना। क्या है? कंकालत जलप्रपात। ये कहाँ पर है? ककोलत है, ठीक है ना। क्या है? ककोलत जलप्रपात। कितने हैं? 9 हैं। कौन कौन से? ककोलत, धुआंकुंड, तेलहर, दुर्गावती, कारकट, तुतला भवानी,
सुखलदरी और फिर मंझार कुंड, ठीक है। और फिर लास्ट में 9वां क्या है, वो है ओखरिन, ठीक है ना, ओखरिन। तो चलिए देखते हैं। पहला क्या है, ककोलत जलप्रपात। तो ये कहाँ पर है, नवादा जिले में ककोलत पहाड़ी पर है, ठीक है ना, नवादा जिले में ककोलत पहाड़ी पर है ककोलत जलप्रपात, ठीक है। फिर आता है धुआंकुंड, धुआंकुंड जलप्रपात। ये कहाँ पर है, तो ये कांवर नदी के पास है, ठीक है ना, कहाँ पर है, कांवर नदी के पास है, कांवर नदी पर है, रोहतास जिले में सासाराम के पास, ठीक है ना, रोहतास जिले में सासाराम के पास क्या है, ताराचंडी है, ठीक है ना, रोहतास 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 में सासाराम के पास है ताराचंडी पहाड़ी, ताराचंडी पहाड़ी, ताराचंडी पहाड़ी, ठीक है। तो ये ताराचंडी पहाड़ी के पास पड़ता है अपना कांवर नदी, ठीक है। तो इसी पर बना हुआ है धुआंकुंड, ठीक है ना, क्या बना है, धुआंकुंड जलप्रपात बना हुआ है। फिर नेक्स्ट क्या है, तेलहर कुंड। तो ये कहाँ पर है, ये रोहतास के पठार पर है, ठीक है, भभुआ के निकट, ठीक है ना, भभुआ यानी रोहतास पठार पर है। और ये किस एरिया में पड़ता है, तो कैमूर जिले में, ठीक है ना, कैमूर जिले में एक जगह है भभुआ, ठीक है ना, कैमूर जिले में भभुआ, कैमूर में भभुआ, कैमूर में भभुआ। तो कैमूर जिले में भभुआ क्षेत्र में भभुआ है। तो यहाँ पर यहीं पर है रोहतास, रोहतास पठार। तो इसे रोहतास पठार पर ही क्या पड़ता है अपना तेलहर जलप्रपात, तेलहर कुंड जलप्रपात, ठीक है। फिर आता है दुर्गावती, दुर्गावती जलप्रपात, ठीक है। तो दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है अपने कैमूर में, ठीक है ना, दुर्गावती जलप्रपात पड़ता है कैमूर जिले में। और कारकट पड़ता है कैमूर में, कारकट भी कैमूर में पड़ता है, ठीक है। फिर क्या है, तुतला भवानी, ये है सासाराम, ठीक है ना, तुतला भवानी सासाराम, तुतला भवानी सासाराम, तुतला भवानी सासाराम, सासाराम में सासाराम कहाँ है, रोहतास में, ठीक है। फिर क्या है, सुखलदरी, सुखलदरी कहाँ पर है, रोहतास जिले की सीमा पर, सुखलदरी रोहतास, सुखलदरी रोहतास, सुखलदरी रोहतास, ठीक है ना, सुखलदरी रोहतास। और तुतला भवानी भी रोहतास। मंझार कुंड, ये भी रोहतास, ठीक है ना, मंझार कुंड भी कहाँ है, रोहतास में है। और ओखरिन भी कहाँ है, रोहतास में, ठीक है। एक बार इसको फिर से रिपीट करेंगे। और रोहतास में कितने पड़ गए अपने, 1 2 3 4, ठीक है, 4 और फिर 5। रोहतास में 5 जगह हैं, ठीक है ना, रोहतास में क्या है, 5 है। कौन कौन से, पहला है ओखरिन, दूसरा है मंझार कुंड, तीसरा है सुखलदरी, चौथा है तुतला भवानी और 5वां है धुआंकुंड, ठीक है। इसमें से रोहतास में भी क्या है, सासाराम, रोहतास का जो सासाराम है यहाँ पर 3 है। पहला क्या है, सासाराम में भी 3 पड़ता है, रोहतास जिले में सासाराम है, तो यहाँ पर भी 3 पड़ते हैं। पहला है मंझार कुंड, दूसरा है तुतला भवानी और तीसरा है धुआंकुंड, ठीक है। इसको नोट्स, इसका नोट डाउन करना है इसको, ये हमने पहली बार पढ़ रहे थे, इसको नोट्स बना के इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। फिर क्या है, बिहार में गर्म जल के झरने, ठीक है। तो बिहार में गर्म जल के झरने कितने हैं, 8 हैं, ठीक है। पहले देखते हैं गर्म जल। आमतौर पर गर्म जल क्या है, जो गर्म झरने होते हैं जो, ठीक है ना, गर्म जल के जो झरने होते हैं आमतौर पर वो कैसे होते हैं, वो नीचे चट्टानों के कारण पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन बिहार में जो गर्म जल के झरने पाए जाते हैं वो किस कारण पाए जाते हैं, बल्कि वो ज्वालामुखी से नहीं पाए जाते, बल्कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण गर्म जल पाया जाता है, ठीक है। भूमिगत जल जो है वो नीचे रेडियो एक्टिव पदार्थ के संपर्क में आकर गर्म हो जाता है, ठीक है। तो क्या रह गया था, हाँ, तो बिहार में जो गर्म जल के झरने हैं वो किससे पाए जाते हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण पाए जाते हैं, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, भूमिगत जल इन रेडियो एक्टिव पदार्थ के एलिमेंट के संपर्क में आकर गर्म हो जाती है, ठीक है। और इसी से क्या होता है, गर्म जल के झरने बनते हैं, ठीक है, या फिर गर्म जल के कुंड बनते हैं, ठीक है। तो बिहार में टोटल क्या है, 8, ठीक है ना। हमें 8 गर्म कुंड के बारे में याद रखना है, ठीक है। कौन कौन से हैं, तो ब्रह्मकुंड, सूरज कुंड, सप्तधारा कुंड, मखदूम कुंड, ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड और रामेश्वर कुंड, ठीक है। इसमें जो ब्रह्मकुंड है वो सबसे गर्म है, ठीक है ना, कितना है, 87 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे ज़्यादा गर्म, ठीक है ना, हॉटेस्ट, सबसे ज़्यादा गर्म वाला जो गर्म जलकुंड है वो कौन सा है, तो वो है ब्रह्मकुंड, ठीक है ना। 87 डिग्री सेल्सियस इसका पानी निकलता है, ठीक है ना, कितना, 87 डिग्री सेल्सियस यानी कि ब्रह्मकुंड, ठीक है। अब कहाँ पर है, ठीक है, तो 2 ही जिले में है, राजगीर में और मुंगेर में, ठीक है। राजगीर में 4 हैं, कौन कौन से, ब्रह्मकुंड, सूरज कुंड, मखदूम कुंड और सप्तधारा कुंड, ठीक है। कौन कौन से, राजगीर में 4 कौन कौन से हैं, मखदूम कुंड, ब्रह्मकुंड, सूरज कुंड, ब्रह्मकुंड, सूरज कुंड, ब्रह्मकुंड, सूरज कुंड। फिर क्या है, सप्तधारा कुंड, मखदूम कुंड, सप्तधारा कुंड, मखदूम कुंड, मखदूम कुंड। ये चारों कहाँ पर है, ये है अपने राजगीर में, ठीक है। फिर है मुंगेर, मुंगेर में 4 कौन कौन से हैं, तो ऋषि कुंड, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ठीक है। ये भी बहुत सिंपल याद रहेगा, ठीक है ना, ऋषि, लक्ष्मण, सीता, राम, ठीक है। और राजगीर में ब्रह्म, सूरज, सप्तधारा, मखदूम, ठीक है।
अब देख रहे हैं बिहार में झील के बारे में, ठीक है। तो बिहार में हमें टोटल 7 झीलों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। 7 झीलों को याद रखना है। तो कौन कौन से हैं ये झील? हाँ, कांवर झील, फिर क्या है, कांवर झील, गोगबिल झील, कुशेश्वर झील, और फिर सिमरी झील, जगतपुर झील, अनुपम झील और उदयपुर झील, ठीक है। 7 झील हैं। कौन कौन से? कांवर, गोगबिल, कुशेश्वर, ठीक है ना, याद करेंगे। कांवर, गोगबिल, कुशेश्वर, कांवर, गोगबिल, कुशेश्वर, और फिर सिमरी, जगतपुर, अनुपम, उदयपुर, सिमरी, जगतपुर, अनुपम, उदयपुर, सिमरी, जगतपुर, अनुपम, उदयपुर, ठीक है। कांवर झील है बेगूसराय के मंझौला में, ठीक है ना। कांवर झील कहाँ पर है? बेगूसराय के मंझौला में, बेगूसराय के मंझौला में, बेगूसराय के मंझौला में है कांवर झील, ठीक है। फिर है गोगबिल झील, तो ये कहाँ पर है? कटिहार के मनिहारी में, ठीक है ना। कांवर झील, सॉरी, गोगबिल झील, ठीक है ना। क्या है? हाँ, गोगबिल झील कहाँ पर है? तो ये है अपना कटिहार के मनिहारी में, कटिहार के मनिहारी में है गोगबिल झील, ठीक है। फिर आता है कुशेश्वर झील, तो ये कहाँ पर है? दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में, ठीक है ना। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में है कुशेश्वर झील, ठीक है। फिर है सिमरी, तो सिमरी कहाँ पर है? ये सहरसा में है, ठीक है ना। सहरसा के सिमरी में है, ठीक है ना। सहरसा के सिमरी में है सिमरी झील। फिर जगतपुर झील, ये भागलपुर, ठीक है ना। जगतपुर झील भागलपुर। फिर है अनुपम है कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में, ठीक है ना। अनुपम कहाँ पर है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में है, ठीक है ना। अनुपम कहाँ पर है? कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य में है, कैमूर और रोहतास दोनों जिलों में, ठीक है। फिर है उदयपुर, तो उदयपुर कहाँ पर है? पश्चिम चंपारण, ठीक है। अब देखेंगे बिहार की मिट्टी के बारे में, ठीक है। बिहार की मिट्टी के बारे में तो क्या क्या है? तराई मिट्टी है, बांगर, खादर, कगारी, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, बलथर मिट्टी, करेल केवाल मिट्टी, टाल मिट्टी, भावर मिट्टी, ये सारे हैं, ठीक है। तो क्या लिखा है? बिहार की मिट्टियों का सूक्ष्म विवरण सबौर कृषि कॉलेज भागलपुर के द्वारा किया गया है, ठीक है ना। तो किसने किया है? सबौर कृषि कॉलेज भागलपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? बिहार की मिट्टियों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन सी? बिहार की मिट्टी कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन सा? उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी, और फिर दक्षिणी प्रायद्वीप पठार की मिट्टी, ठीक है। याद रहेगा इसको, ठीक है। रिपीट कर लेंगे मन ही मन में। अब देखते हैं उत्तर बिहार, ठीक है ना। उत्तर बिहार में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है उसको देखते हैं। तो उत्तर बिहार में 4 तरह की मिट्टी मिलती है: भाबर मिट्टी, तराई मिट्टी, बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी, ठीक है। तो क्या लिखा है? उत्तरी बिहार में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टियाँ ही पाई जाती हैं, केवल हिमालय से सटे भागों में, ठीक है ना। केवल हिमालय से सटे भागों में भाबर मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो देखते हैं भाबर मिट्टी के बारे में। तो इसका भाबर मिट्टी का विस्तार पश्चिमी चंपारण में मिलता है, ठीक है। कहाँ पर? पश्चिमी चंपारण में। फिर क्या है? अधिक ढाल और वर्षा के कारण, यहाँ बड़े बड़े पत्थर के टुकड़ों के कारण यह मिट्टी ये मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ नहीं है। यहाँ मुख्यतः जंगल और घासों की ही प्रधानता है, ठीक है। तो भावर मिट्टी के बारे में याद क्या रखना है? ये पश्चिमी चंपारण में मिलता है। दूसरा क्या है कि यहाँ पर ढाल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर ढाल ज़्यादा है और बारिश ज़्यादा होती है, जिस कारण यहाँ पर बड़े बड़े ईंटे के पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े पाए जाते हैं, जिस कारण यहाँ की मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, ठीक है। इसको सुनेंगे ना, सुनने में ही इसको आप क्या करेंगे, इसको मन ही मन में दो बार 3 बार रिपीट कर लेंगे तो याद हो जाएगा। फिर क्या है? यहाँ मुख्यतः जंगल और घासों की प्रधानता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है? मुख्यतः जंगल और घासों की प्रधानता है। अब आता है तराई मिट्टी, ठीक है। तराई मिट्टी तो बिहार के उत्तरी भाग में, ठीक है ना, बिहार के उत्तरी भाग में लगभग 8 किलोमीटर की संकीर्ण पट्टी में तराई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यह मिट्टी अधिक उपजाऊ नहीं होती, यह दलदली और कंकर की, यहाँ पर दलदल और कंकर की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। तो तराई मिट्टी क्या है? बिहार के उत्तरी भाग में, ठीक है ना, बिहार के उत्तरी भाग में 8 किलोमीटर तक पाया जाता है तराई मिट्टी, ठीक है ना। कहाँ पर? बिहार के उत्तरी भाग में 8 किलोमीटर तक, ठीक है। फिर यह है, ये ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, ठीक है ना। ये मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर दलदल ज़्यादा होता है, ठीक है ना। क्या होता है? दलदल होता है और यहाँ पर कंकर की मात्रा भी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब आता है बांगर मिट्टी। तो वे स्थान, ठीक है, बस बांगर मिट्टी के बारे में क्या लिखा है पहले पढ़ लेते हैं। वे स्थान जो ऊंचे हैं, जैसे कि दोआब क्षेत्र, वहाँ बांगर का विस्तार मिलता है। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है। यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। बिहार का अधिकांश गन्ना क्षेत्र इसी मिट्टी पर निर्भर है, ठीक है। तो कुछ खास नहीं, बस वही चीज़ याद रखें इसमें। ये ऊंचे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि दोआब क्षेत्र, यहाँ पर पुरानी जलोढ़ मिट्टी मिलती है, बाढ़ का पानी यहाँ पर नियमित रूप से नहीं पहुँच पाता, और गन्ना क्षेत्र यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। इसमें बस इतना ही याद रखना है। और फिर क्या है? खादर। तो ये नई जलोढ़ मिट्टी होती है,
यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँचता है। ये नदियों के मार्ग के आसपास या निम्न भूमि पर पाए जाते हैं। ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं क्योंकि यहाँ प्रतिवर्ष अवसादों का जमाव होता है। ये भी याद रहेगा, बस इतना ही है, ठीक है। फिर क्या है, दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी, ठीक है। दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी तो क्या है, करेल केवाल मिट्टी, ठीक है ना, क्या है, करेल केवाल मिट्टी। तो ठीक है, तो हाँ, तराई मिट्टी हो गया, भाबर मिट्टी हो गया। और फिर क्या है, बांगर मिट्टी, ठीक है। तो बांगर मिट्टी क्या है, ये भी वही, ठीक है, हमारा उत्तरी बिहार के मैदान की मिट्टी हो गया। अब आते हैं हम दक्षिणी बिहार के मैदान की मिट्टी की तरफ, ठीक है। तो एक मिनट वेट करिएगा। हाँ, तो दक्षिणी बिहार में क्या है, 1 2 3 3 और भी होंगे, लेकिन फिलहाल कितनी, हाँ, दक्षिणी बिहार में टोटल कितनी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी हमें 3 मिट्टी के बारे में चर्चा करनी है। पहला है करेल केवाल मिट्टी, दूसरा है कगारी या कछारी मिट्टी, और तीसरा है टाल मिट्टी, ठीक है। तो पहले देखते हैं करेल केवाल मिट्टी के बारे में। तो यह बेसिन बागर मिट्टी होती है जिसमें चीका का अंश अधिक होता है, ठीक है। ये क्या होती है, वैसी बागर, ठीक है ना, क्या होती है, ये क्या लिखा है, ठीक से हम पढ़ नहीं पा रहे इस चीज़ को, ठीक है। तो ये क्या है, अच्छा, यह वैसी बांगर मिट्टी होती है जिसमें चीका की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। बांगर मतलब क्या हुआ, पुरानी मिट्टी। तो करेल के वाली मिट्टी पुरानी बांगर मिट्टी, जो करेल के वाली मिट्टी जो है वो बांगर मिट्टी होती है, वैसी बांगर मिट्टी जिसमें चीका का अंश जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है ना, क्या ज़्यादा होता है, चीका ज़्यादा होता है, ठीक है। यह अत्यधिक चिकनी, भारी और गहरी होती है। यह भोजपुर प्रदेश और मगध प्रदेश में पाया जाता है। यह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, ठीक है। तो करेल के वाली मिट्टी के बारे में याद क्या रखना है, ये बांगर मिट्टी है, ठीक है। इसमें चीका बहुत ज़्यादा होता है, ये बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, भारी होती है और गहरी होती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भोजपुर और मगध प्रदेश, ठीक है ना, भोजपुर प्रदेश और मगध प्रदेश में पाया जाता है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, ठीक है। अब आता है कगार या फिर कछारी मिट्टी। तो ये मिट्टी गंगा के तट पर तथा सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल नदियों के आसपास पाई जाती है। इसमें चूना अधिक होता है, ठीक है। तो कहाँ पाया जाता है ये, गंगा के तट पर, ठीक है, गंगा के तट पर, गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, इन सब के तट पर पाया जाता है कगारी मिट्टी, ठीक है ना। किस किस के, गंगा, सोन, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, सारी दक्षिण बिहार की मिट्टियाँ हैं, दक्षिण बिहार की नदियाँ हैं। और इसमें चूना जो होता है बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। चूना ज़्यादा किस में होता है, कगार या कछारी मिट्टी में, ठीक है। फिर देखते हैं टाल मिट्टी। तो क्या लिखा है इसमें, टाल मिट्टी मुख्यतः पटना से भागलपुर तक लगभग 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पाई जाती है। सर्वाधिक चौड़ाई पटना से मोकामा के बीच है। यह खादर की तरह अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। वर्षा काल में यहाँ जल भरा रहता है, ठीक है। अब समझते हैं, तो टाल मिट्टी कहाँ पाया जाता है, पटना से भागलपुर तक, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, पटना से भागलपुर तक पाया जाता है। 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में पाया जाता है। फिर क्या है, सर्वाधिक चौड़ाई पटना से मोकामा के बीच है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा चौड़ा कहाँ पर है, पटना से मोकामा, पटना से मोकामा, पटना से मोकामा, ठीक है। फिर क्या है, यह खादर की तरह अत्यधिक उपजाऊ होती है, ठीक है ना। ये क्या है, खादर मिट्टी की तरह। खादर क्या होता है, नई मिट्टी। करेल के वाली मिट्टी क्या होती है, वो बांगर मिट्टी होती है। जबकि टाल मिट्टी जो है वो क्या है, खादर मिट्टी की तरह बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। और बारिश के टाइम पर, ठीक है ना, वर्षा काल में यहाँ पर जल भरा हुआ रहता है। तो अभी हमने क्या देखा, क्लास नंबर 3, क्लास नंबर 4 का हमने डिस्कशन पूरा कर लिया। क्लास नंबर 5 भी कर लेते हैं, ठीक है। क्लास नंबर 5 भी इसी में करेंगे। और फिर 6, 7 का एक हम अलग पार्ट बना लेंगे। एक मिनट वेट करिएगा, क्लास नंबर 5, हाँ, अच्छा। अब क्या है, बलथर मिट्टी, ठीक है। तो वेट करिएगा, हाँ, दक्षिणी बिहार में टोटल 4 तरह की मिट्टी मिलती है। कौन कौन सी, कछारी मिट्टी, ठीक है, कगारी मिट्टी, बलथर मिट्टी, और क्या था, और भी थे, ठीक है ना। लेकिन हमें, ठीक है, अब देखते हैं बलथर मिट्टी के बारे में। तो इसमें क्या लिखा है, गंगा के मैदान और दक्षिणी पठारी भाग के बीच पाई जाती है, ठीक है। तो बलथर मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गंगा का मैदान और दक्षिण का जो पठार है, इन दोनों के बीच पाई जाती है बलथर मिट्टी, ठीक है, याद रहेगा ये। यह मैदान और पठार के बीच कैमूर से भागलपुर तक विस्तृत है, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है, तो मैदान, ठीक है ना, गंगा के मैदान से जो दक्षिण का पठार है, ठीक है ना, दक्षिण का जो पठार है वहाँ तक पाई जाती है। वहाँ तक क्या है, भागलपुर तक, ठीक है ना, कैमूर से लेकर भागलपुर तक, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, कैमूर से लेकर भागलपुर तक ये विस्तृत है। कौन सी मिट्टी, बलथर मिट्टी, ठीक है। फिर क्या है, इसमें दक्षिण से आने वाली नदियों ने बालू और कंकर का जमाव किया है, ठीक है। तो दक्षिण से जो नदियाँ आती हैं उन्होंने अपना बालू और कंकर का जमाव कहाँ पर किया है, बलथर में किया है, ठीक है। फिर क्या है,
यह कम उपजाऊ मिट्टी है, इसकी जल संग्रहण क्षमता भी कम है। ठीक है, तो बलथल मिट्टी कैसी है, कम जमाव है और इसकी जल संग्रहण क्षमता भी काफ़ी कम होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख रहे हैं हमने क्या देखा, उत्तरी बिहार की मिट्टी, दक्षिणी बिहार की मिट्टी, और अब हम देखेंगे दक्षिणी पठार की मिट्टी। ठीक है, तो क्या लिखा है, दक्षिणी भागों में प्रायद्वीपीय संरचना का प्रभाव दिखाई पड़ता है, जहाँ की मिट्टियाँ प्राचीनतम चट्टानों से बनी है। ठीक है, अच्छा ठीक है, जो दक्षिणी भागों में जो प्रायद्वीपीय संरचना है, ठीक है ना, उसी से क्या बना है, दक्षिणी पठार की मिट्टियाँ बनी है। और यहाँ पर दो तरह की मिट्टी पाई जाती है, पहला क्या है, लाल और पीली मिट्टी, और दूसरा है लाल बलुई मिट्टी। ठीक है, तो लाल पीली मिट्टी के बारे में ध्यान क्या रखना है कि इसका विस्तार गया और इसका विस्तार, ठीक है, लाल पीली मिट्टी जो है ये इसमें क्या लिखा है इसको समझते हैं। इसका विस्तार गया औरंगाबाद के दक्षिणी भागों से लेकर जमुई, मुंगेर, बांका तक है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है फेरस ऑक्साइड के कारण, और पीला रंग होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ये आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है, और ये कम उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, इसको याद करेंगे। लाल पीली मिट्टी के बारे में याद क्या रखना है हमें, कहाँ से कहाँ तक फैला है, तो गया औरंगाबाद से लेकर, ठीक है ना, गया औरंगाबाद से लेकर के ये दक्षिणी भाग में जमुई, मुंगेर, बांका तक फैला हुआ है। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, इसका ये लाल रंग का क्यों होता है, तो लाल रंग का होता है ये फेरस ऑक्साइड के कारण, और पीले रंग का होता है फेरिक ऑक्साइड के कारण। ठीक है, ये भी याद रहेगा। फिर क्या है, ये किस चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। ठीक है, लाल पीली मिट्टी किन चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है, तो यह आग्नेय और रूपांतरित चट्टान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कम उपजाऊ मिट्टी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी कैसी उपजाऊ है, तो कम उपजाऊ मिट्टी होती है ये। अब देखते हैं लाल बलुई मिट्टी के बारे में। ठीक है, तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिमी भागों में पाई जाती है, कैमूर और रोहतास जिलों में। ठीक है, इस मिट्टी का निर्माण कैमूर पहाड़ियों के लाल बलुआ पत्थर के अपरदन से हुआ है। यह भी कम उपजाऊ मिट्टी है। तो ठीक है, लाल बलुई मिट्टी को याद करेंगे। तो ये कहाँ पाया जाता है, बिहार के दक्षिण पश्चिमी भागों में। ठीक है ना, जैसे कि कैमूर और रोहतास में पाया जाता है लाल बलुई मिट्टी। दूसरा क्या है, इसका निर्माण किससे हुआ है, तो कैमूर पहाड़ियों में जो लाल बलुआ पत्थर है उसके अपरदन से लाल बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। और फिर तीसरा क्या है, कैसी है ये मिट्टी, तो कम उपजाऊ है। ठीक है ना, कैसी है, कम उपजाऊ मिट्टी है ये। अब क्या है, हाँ, बिहार में वन वनस्पति, बिहार में वन या फिर वनस्पति के बारे में। तो बिहार में टोटल वन कितने एरिया में है, तो 7,299। ठीक है ना, 7,299 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में क्या है, वन क्षेत्र है। ठीक है ना, कितने में, 7,299 किलोमीटर में। ठीक है, फिर क्या है, कुल क्षेत्रफल, तो बिहार के कुल क्षेत्रफल के 7.75% पर, ठीक है ना, कितने पर, 7.75% पर वन, बिहार में वन फैला हुआ है। और फिर क्या है, कुल 38 जिलों में से 11 जिलों में प्राकृतिक वन है। ठीक है, तो प्राकृतिक वन कितने में है, 11 में है। नेक्स्ट क्या है, सर्वाधिक वन कहाँ है, रोहतास में। ठीक है, कहाँ पर, रोहतास सर्वाधिक वन रोहतास। फिर क्या है, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन जो है वो क्या है, 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे कि पश्चिमी चंपारण का तराई क्षेत्र हो गया और किशनगंज। ठीक है, तो आर्द्र पर्णपाती वन क्या है, जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है ना, 120 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, वो वहाँ पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन। और जैसे कि ये कहाँ पर पाया जाता, बिहार में कहाँ है ये आर्द्र पर्णपाती वन, तो ये है पश्चिमी चंपारण और किशनगंज। ठीक है ना, पश्चिमी चंपारण जो है और किशनगंज, ठीक है, यानी कि तराई क्षेत्रों में पाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्या है, शुष्क पर्णपाती वन, तो जहाँ पर 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। ठीक है ना, कितने से, 120 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वहाँ पर पाया जाता है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण, तराई क्षेत्र और किशनगंज को छोड़ दें तो बाकी पूरे बिहार में शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बिहार में वन्य प्राणी। ठीक है, बिहार में जो वन्य प्राणी है उसके बारे में समझेंगे। तो हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है और बर्ड सेंचुरी भी है। ठीक है, तो नेशनल पार्क बिहार में कितना है, एक ही है। कौन सा, वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये क्या है, टाइगर रिजर्व भी है, और कहाँ पर है ये, पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, ये हमें याद ही है। फिर क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कितने हैं, 21 है। ठीक है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें याद कितना रखना है, सिर्फ 21 वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में हमें याद रखना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। हाँ, एक मिनट वेट करिएगा। तो रह रहा था हमारा क्या, एक मिनट वेट करिएगा। वेट करिए, अभी ओपन कर रहे हैं PDF को। ठीक है ना, थोड़ा डिस्टर्बेंस है, काफ़ी डिस्टर्बेंस है। ठीक है, लेकिन क्या करें,
काम तो करना है और हो भी रहा है हमारा, ठीक है। बिहार क्लास नंबर 3 4 हो गया था, 5 देख रहे थे, तो ये भी हमारा ख़त्म ही है, ठीक है, बस थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा। तो हमने क्या देखा था, हाँ मिट्टी हमारा हो गया, बिहार में वनस्पति भी हो गया, बिहार में वन्य प्राणी, ठीक है, नेशनल पार्क एक है वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है, और यही क्या है टाइगर रिजर्व भी है जो कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब क्या है, हाँ वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, पश्चिमी चंपारण में, ठीक है। दूसरा क्या है, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, मुंगेर में, ठीक है। बिहार का सबसे पुराना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, कौन सा, भीम बांध, जो कि मुंगेर में है, ठीक है। तीसरा क्या है, गौतम बुद्ध नगर अभ्यारण्य, ये गया में है। चौथा फिर कैमूर अभ्यारण्य, ये कैमूर अभ्यारण्य, ये बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, ठीक है। तो बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह कैमूर, और सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है, तो वह भीमबांध वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। फिर है कांवड़ झील, तो कांवड़ झील बेगूसराय में पड़ता है, और ये क्या है, ये बर्ड सेंचुरी है, ठीक है ना, ये क्या है, बर्ड सेंचुरी है ये, ठीक है, पक्षी अभ्यारण्य है। और मीठे पानी का सबसे बड़ा जो गोकुड़ झील, कांवड़ झील जो है वो मीठे पानी का एशिया का सबसे बड़ा गोकुड़ झील है, और ये रामसर साइट भी है, ठीक है। तो क्या है कांवड़ झील जो है ये पक्षी अभ्यारण्य भी है, ठीक है, गोकुड़ झील भी है, मीठे पानी का पूरे एशिया में सबसे बड़ा गोकुड़ झील है, और फिर साथ में ये क्या है, रामसर साइट भी है, ठीक है ना, क्या है, रामसर साइट भी है अपना कांवड़ झील। फिर है उदयपुर अभ्यारण्य, तो उदयपुर अभ्यारण्य ये कहाँ पर है, पश्चिम चंपारण में है, गंडक नदी के गोकुड़ झील में, ठीक है ना, गंडक नदी का जो गोकुड़ झील बनता है वहाँ पर है उदयपुर अभ्यारण्य, ठीक है, पश्चिमी चंपारण में। फिर 7वें नंबर पे आता है अपना विक्रमशिला अभ्यारण्य, ठीक है, 7वें नंबर पे आता है विक्रमशिला अभ्यारण्य, जो कि भागलपुर में है, ठीक है, कहाँ पर है, भागलपुर में है, भागलपुर में गंगा नदी पर बना हुआ है विक्रमशिला अभ्यारण्य, और ये 60 किलोमीटर लंबा है। कहाँ से कहाँ तक है, सुल्तानगंज से कहलगांव, सुल्तानगंज से कहलगांव तक, ठीक है। और ये डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है, ठीक है। तो विक्रमशिला अभ्यारण्य जो है वो क्या है, डॉल्फिन अभ्यारण्य है, ठीक है। फिर 8वें नंबर पे आता है अपना कुशेश्वर स्थान, तो कुशेश्वर अभ्यारण्य दरभंगा में है, कोसी नदी के पूर्व में है, और कुशेश्वर स्थान क्या है, बर्ड सेंचुरी है, ठीक है। फिर आता है अपना पंत अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, राजगीर में, ठीक है ना, पंत अभ्यारण्य राजगीर, पंत अभ्यारण्य राजगीर, पंत अभ्यारण्य राजगीर। फिर आता है नागी डैम और नकटी डैम, ठीक है, नागी डैम नकटी डैम, ये दोनों कहाँ पर है, जमुई में है, ठीक है ना, अगल बगल अगल बगल में ही है नागी डैम और नकटी डैम, ठीक है, कहाँ पर, जमुई में। फिर है बरेला सलीम अली अभ्यारण्य, ये है वैशाली में, ठीक है, बरेला सलीम अली अभ्यारण्य, ये पक्षी अभ्यारण्य है, और कहाँ पर है जी, वैशाली में, ठीक है, बरेला सलीम अली अभ्यारण्य वैशाली। फिर है संजय गांधी जैविक उद्यान, ये कहाँ पर है, तो ये है पटना में, ठीक है, पटना में कौन सा है, तो पटना में है संजय गांधी जैविक उद्यान। फिर है गोगाबिल अभ्यारण्य, तो गोगाबिल अभ्यारण्य कटिहार में है, ठीक है, गोगाबिल अभ्यारण्य कहाँ पर है, कटिहार में है, ठीक है, तो कहाँ पर, कटिहार में है, कटिहार में क्या है, ये पक्षी अभ्यारण्य है, गोगाबिल अभ्यारण्य, ठीक है। फिर आता है बक्सर अभ्यारण्य कहाँ पर है, बक्सर में है, ठीक है, और बक्सर अभ्यारण्य क्या है, पक्षी अभ्यारण्य है, ठीक है। तो पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं, बक्सर में है बक्सर अभ्यारण्य, ठीक है, वैशाली में है बरेला सलीम अली अभ्यारण्य, और फिर दरभंगा में है कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य। इसके अलावा और पश्चिम पक्षी अभ्यारण्य की बात कर रहे हैं तो बेगूसराय में है कांवड़ झील, और फिर बस इतना ही, ठीक है, ये सारे क्या पक्षी अभ्यारण्य है, बाकी तो हमने देख ही लिया है, बाकी फिर नोट्स बना लीजिएगा, इसका नोट से भी कवर कर लेंगे। अब देखते इको सेंसिटिव जोन, ठीक है, इको सेंसिटिव जोन कितने हैं बिहार में, 13, ठीक है ना। हाँ, तो ऊपर के जो 13 अभ्यारण्य है, ठीक है, अच्छा ठीक है, 13 बिहार में इको सेंसिटिव जोन कितने हैं, 13 हैं, ठीक है ना, इको सेंसिटिव जोन कितने हैं, 13 हैं। अब बात करते हैं बिहार की जलवायु के बारे में, ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, बिहार की मिट्टी देख ली, ठीक है, बिहार की चट्टानें देख लिया, बिहार की मिट्टी देख ली, बिहार के झील देख लिए, बिहार की जो नदी परियोजनाएं हैं वो देख लिया, बिहार की नदियाँ देख लिया। हाँ, फिर हमने बिहार के वनस्पति देख लिए, बिहार में वन्य प्राणी या फिर वन्य जीव अभ्यारण्य है उसको भी देख लिया। अब क्या रह गया, बिहार की जलवायु, ठीक है। तो बिहार की जलवायु क्या है, हाँ मानसूनी जलवायु, ठीक है। बिहार की जलवायु कैसी है, तो मानसूनी जलवायु, ठीक है ना, बिहार की जलवायु कैसी है, मानसूनी है।
मानसूनी में कैसी, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है ना। बिहार की जलवायु कैसी है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है बिहार की, कैसी, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय, ठीक है। कोपेन के अनुसार पूरे बिहार में कौन सा कोपेन के अनुसार जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है, तो उसमें पूरा बिहार कहाँ पड़ता है, तो बिहार पड़ता है CWA में, ठीक है ना। CWA किसमें, CWA में पड़ता है अपना बिहार, ठीक है। लेकिन अगर बात करें बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है, ठीक है ना, बिहार का जो दक्षिणी क्षेत्र है वो कौन सी जलवायु में पड़ता है, तो वो पड़ता है AW में, ठीक है। बिहार का दक्षिणी भाग पड़ता है AW में और पूरा बिहार पड़ता है CWA में, ठीक है। अब क्या है, बिहार में सबसे गर्म जिला गया और सबसे ठंडा जिला गया, ठीक है। गर्म और ठंडा दोनों है गया। फिर सबसे ज़्यादा बारिश होता है किशनगंज, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा बारिश किशनगंज और सबसे कम बारिश औरंगाबाद, ठीक है ना। सबसे बारिश के मामले में सबसे ज़्यादा है अपना किशनगंज, सबसे ज़्यादा किशनगंज और सबसे कम औरंगाबाद, सबसे कम औरंगाबाद, ठीक है ना। सबसे कम है औरंगाबाद और सबसे ज़्यादा है किशनगंज, ठीक है। अब बात करते हैं क्या, अच्छा और क्या लिखा है, हथिया, ठीक है ना। हथिया क्या है, तो सितंबर से नवंबर के बीच, ठीक है ना, सितंबर से नवंबर के बीच समुद्री प्रभाव से बिहार में जो चक्रवात आता है समझेंगे इसको, ठीक है ना। हत्या क्या है, तो समुद्री प्रभाव से, ठीक है ना, समुद्र के प्रभाव से बिहार में क्या होता है, समुद्र के प्रभाव से बिहार में समुद्र के प्रभाव से जो चक्रवात आता है उससे बिहार में जो बारिश होती है, ठीक है ना। कब होती है बारिश, सितंबर नवंबर में जो चक्रवात के कारण जो बारिश होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हथिया बोलते हैं, ठीक है ना, हथिया बोलते हैं उसको। तो ये भी हो गया। अब देखते हैं बिहार के संसाधन, ठीक है। तो कौन सा खनिज कहाँ पर मिलता है वो देखना है इसमें, बस कुछ खास नहीं है। तो सोना के बारे में देखते हैं, तो GSI, ठीक है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार बिहार में भारत का 57% सोना मौजूद है, ठीक है ना। तो भारत का 57% सोना कहाँ पर है, बिहार में है, ठीक है ना, कहाँ पर है, बिहार में है। अब सोना कहाँ मिलता है, सोना की कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर मिलता है, तो नालंदा जिले का जो राजगीर क्षेत्र है, ठीक है ना, तो राजगीर में है कबूतरा पहाड़ी और नकिया पहाड़ी, ठीक है ना, कबूतरा पहाड़ी नकिया पहाड़ी, कबूतरा पहाड़ी नकिया पहाड़ी, ठीक है ना। सोना कहाँ मिलता है, तो वैशाली राजगीर जो है इसके कबूतरा पहाड़ी और नकिया पहाड़ी मिलता है। और जमुई में क्या है, जमुई में 3 है, करमटिया पहाड़ी, रानी पहाड़ी और फिर बहमड़िया पहाड़ी और फिर मरही पहाड़ी, ठीक है, 4 पहाड़ी हैं। तो जमुई में 4 पहाड़ी हैं जहाँ पर सोना मिलता है। तो कौन कौन सा है, करमटिया पहाड़ी, रानी पहाड़ी, बहमरिया पहाड़ी और फिर मरही पहाड़ी, ठीक है, ये भी याद रहेगा इसको, ठीक है। और फिर क्या है, लौह अयस्क, ठीक है। हाँ 3 बार 4 बार हम उसको सुन लेंगे तो हमें क्या होगा, अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है ना। एक शेड्यूल बनाकर देखिए 3 बार हमें इसे सुनना है, ठीक है ना, परमानेंट इसके भरोसे नहीं रहना, लेकिन कम से कम 3 बार हमें क्या करना है, शेड्यूल बनाकर 3 बार सुनना है इसको, 3 बार सुनेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तब जाकर हमें क्या होगा, बात बनेगी हमारी, ठीक है। हाँ अब देखते हैं लौह अयस्क के बारे में। तो लौह अयस्क के बारे में क्या है, मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है, गया और जमुई में, ठीक है ना। मैग्नेटाइट मिलता है गया और जमुई में, जबकि हेमाटाइट मिलता है भागलपुर में, ठीक है। हेमाटाइट कहाँ मिलता है, भागलपुर में। फिर है बॉक्साइट मिलता है मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में, ठीक है ना। बॉक्साइट कहाँ मिलता है, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में, बॉक्साइट कहाँ मिलता है, मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी में। फिर मैग्नीज का है, मैग्नीज है पटना गया मुंगेर, मैग्नीज पटना गया मुंगेर, मैग्नीज का है पटना गया मुंगेर। फिर है अभ्रक जो है वो नवादा जिले में, ठीक है ना। अब अभ्रक कहाँ मिलता है, नवादा जिले में मिलता है, नवादा जिले से झारखंड तक, ठीक है ना। अभ्रक जो है वो नवादा जिले से झारखंड तक मिलता है, ठीक है। एक 3400 किलोमीटर की एक पट्टी है उसमें मिलता है, ठीक है। नवादा और जमुई जिले में अभ्रक कहाँ मिलता है, नवादा और जमुई जिले में मिलता है। फिर क्या है, दुनिया का सबसे अच्छा रूबी अभ्रक, ठीक है ना, दुनिया का सबसे अच्छा रूबी अभ्रक जो मिलता है वो कौन सा है, अच्छा बिहार में जो है दुनिया का सबसे अच्छा अभ्रक मिलता है, यानी कि रूबी अभ्रक, ठीक है। कौन सा अभ्रक, रूबी अभ्रक मिलता है बिहार में, ठीक है। फिर क्या लिखा है, कुछ मात्रा में मुंगेर भागलपुर और गया में मिलता है, ठीक है। अभ्रक जो है वो कुछ मात्रा में मुंगेर भागलपुर और गया में मिलता है। फिर क्या है, गेलेना, तो गेलेना मीन सीसा की प्राप्ति कहाँ होती है, बांका जिले के अवकारा क्षेत्र में, ठीक है ना। बांका के अवकारा क्षेत्र में क्या मिलता है हमें, गेलेना मिलता है, ठीक है ना, सीसा मिलता है बांका के अवकारा में। फिर कोयला क्या मिलता है, कोयला है भागलपुर और मुंगेर जिले में राजमहल की पहाड़ी से सटे क्षेत्रों में। बिहार में कोयले का भंडार है 160 मिलियन टन, ठीक है। अब समझते हैं बिहार में कोयला कितना है, 160 मिलियन टन, 160 मिलियन टन, 160 मिलियन टन, ठीक है। फिर क्या है, कहाँ मिलता है ये, तो भागलपुर और मुंगेर, भागलपुर मुंगेर, ठीक है ना। कोयला मिलता है भागलपुर मुंगेर में, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, राजमहल की जो पहाड़ी है वहाँ मिलता है, ठीक है। अब है बेरिलियम, तो बेरिलियम कहाँ मिलता है, गया में, ठीक है ना। बेरिलियम गया।
फिर है पायराइट, तो पायराइट कहाँ है, भारत का 95% पायराइट बिहार में है। फिर क्या है, रोहतास के आमझोर में, ठीक है ना, कहाँ पर है, रोहतास के आमझोर में 109 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में जो 109 किलोमीटर एरिया में मिलता है हमें क्या, पायराइट, ठीक है। तो भारत का 95% पायराइट कहाँ पर है, बिहार में। और बिहार में कहाँ, बिहार में जो है रोहतास है, ठीक है ना, रोहतास के आमझोर में मिलता है पायराइट, ठीक है। फिर क्या है, चूना पत्थर, तो चूना पत्थर और डोलोमाइट, ठीक है ना, चूना पत्थर और डोलोमाइट ये दोनों कहाँ मिलते हैं, तो चूना पत्थर और डोलोमाइट ये क्या है, विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलते हैं, ठीक है ना, कहाँ पर, विंध्यन क्रम की चट्टानों में मिलते हैं अपने चूना पत्थर, ठीक है। अब इसमें क्या है, रोहतास, ठीक है, रोहतास, रोहतास कैमूर मुंगेर, रोहतास कैमूर मुंगेर, ठीक है, रोहतास कैमूर मुंगेर, रोहतास कैमूर मुंगेर, रोहतास कैमूर मुंगेर, इन तीनों जगह में विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलती है और इसी में मिलता है हमें चूना पत्थर और डोलोमाइट, ठीक है। फिर बात करते हैं एस्बेस्टस, एस्बेस्टस, ठीक है ना, फिर क्या बात कर रहे हैं हम, एस्बेस्टस की बात कर रहे हैं। तो एस्बेस्टस मिलता है हमें मुंगेर में, ठीक है ना, एस्बेस्टस मिलता है मुंगेर में, जबकि फेल्सपार मिलता है गया, जमुई और मुंगेर में, ठीक है, फेल्सपार का मिलता है गया, जमुई और मुंगेर में, ठीक है। फिर क्या है, क्वार्टजाइट, तो क्वार्टजाइट मिलता है हमें मुंगेर, जमुई और अच्छा, क्वार्टजाइट का मिलता है तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी में, जमुई के चकई क्षेत्र में, और फिर इसके अलावा भागलपुर, लखीसराय, नालंदा, ठीक है ना, मुंगेर, जमुई, भागलपुर, लखीसराय, नालंदा, इन सभी क्षेत्रों में मिलता है क्वार्टजाइट, ठीक है। अब यूरेनियम, यूरेनियम का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यूरेनियम कहाँ मिलता है, तो यूरेनियम मिलता है हमें गया के अकबरी क्षेत्र में, ठीक है ना, कहाँ पर, गया के अकबरी क्षेत्र में मिलता है हमें यूरेनियम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अबरक खान है यहाँ पे, ठीक है, नवादा में। फिर क्या है, मोनाजाइट, तो मोनाजाइट मिलता है हमें गया मुंगेर में, ठीक है, मोनाजाइट गया मुंगेर, मोनाजाइट मोनाजाइट गया मुंगेर, मोनाजाइट गया मुंगेर, ठीक है। फिर क्या है, बालू पत्थर, तो बालू पत्थर क्या है, कैमूर की पहाड़ी, ग्रेनाइट, नवादा, भागलपुर, सॉरी, बालू पत्थर मिलता है कैमूर की पहाड़ी में, ठीक है, इसको नोट करेंगे। और ग्रेनाइट मिलता है नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नवादा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, ठीक है। तो हमने क्लास 3, 4, 5 अभी कवर कर लिया है, 6 और 7 रह गया है, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।